आज हम लोग शुरू करते हैं द्विघात समीकरण, जो आपकी पुस्तक में अध्याय नंबर 4 दिया हुआ है। ठीक है, आपने इसके पहले द्विघात बहुपद पढ़ा था। क्या पढ़ा था? द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद क्या होता है? उसका जो मानक समीकरण था वो ax² प्लस bx प्लस c के रूप का था। लेकिन एक कंडीशन थी बच्चों कि a का मान 0 नहीं होना चाहिए। अगर a का मान 0 हो गया तो ये दो घात वाला पद खत्म हो जाएगा, तो बात नहीं बनेगी। जब ax² प्लस bx प्लस c, हाँ एक चीज a b c जो थी वो वास्तविक संख्याएं थी, और जब ax² प्लस bx प्लस c को हम बराबर 0 कर दें और कंडीशन वही बनी रहे कि a का मान 0 नहीं है, तो यह द्विघात समीकरण प्राप्त होता है। द्विघात समीकरण प्राप्त होता है। अब आते हैं कि वास्तविक जीवन से संबंधित समस्याओं में हम लोग द्विघात समीकरण का प्रयोग कैसे करते हैं। जैसे आपके विद्यालय में एक आपको प्रार्थना सभा कक्ष बनाना है, ठीक है, जिसका आपको एरिया दिया हुआ है 300 वर्ग मीटर। अब देखिए वास्तविक जीवन में इसका हम लोग कैसे प्रयोग करेंगे, इसका द्विघात समीकरण का, और कहाँ कहाँ हमें इन सब चीजों का प्रयोग करके हम लोग अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। ठीक, जिसका क्षेत्रफल, एक हमें सभागार कक्ष बनाना है जिसका क्षेत्रफल क्या है 300 वर्ग मीटर है, और उसकी लंबाई जो है, ये लंबाई, ठीक है, उसकी चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। समझना ध्यान से, हमने कहा कि इसकी जो लंबाई है उसकी चौड़ाई को हमने x मान लिया, चौड़ाई से दुगने से एक अधिक है। ठीक, ये उसकी कंडीशंस दी हुई है। तो कहने का मतलब है, अगर हम इस कक्ष का क्षेत्रफल निकालें, कक्ष का क्षेत्रफल, तो ये कक्ष बन रहा है एक आयत, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो लंबाई और गुणा चौड़ाई हमने ये आपका कर दिया, तो ये आपके पास आ जाएगा। कक्ष का क्षेत्रफल हमने कितना दिया था आपको पहले से, वो 300 दिया था, यहाँ गुणा कर देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 2x² और प्लस 1 के, सॉरी x के, x का गुणा यहाँ भी तो होगा। तो या फिर इसको हम लिख सकते हैं 2x² प्लस x बराबर 300 के, या फिर इसको लिखोगे आप 2x² प्लस x माइनस 300 बराबर 0, जो कि किस रूप का है ये, इसका रूप जो है वो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का है। इसका मतलब ये क्या है, एक द्विघात समीकरण। ठीक है, तो अब इसकी परिभाषा क्या बनेगी, जाके देखो जरा। द्विघात समीकरण, ठीक है, चर x में एक द्विघात जो समीकरण होगा वो क्या होगा, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। इसी को हम लिख सकते हैं, अगर हमने द्विघात बहुपद को px से डिनोट किया था तो px बराबर 0, जहां पर a b c आपकी वास्तविक संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं हैं, तथा a का मान 0 नहीं है। ठीक, उदाहरण के तौर पर इनके अगर उदाहरण को हम जाने कि ये द्विघात समीकरण के उदाहरण कौन कौन से हैं, तो आप कुछ भी लिख दीजिएगा। 2x² माइनस x माइनस 300, जो हम लोगों ने अभी ये निकाला, ये भी द्विघात समीकरण है। दूसरा, अगर हम इसको ऐसे लिख दें 2x² माइनस का 3x प्लस 1 बराबर 0, ये भी द्विघात समीकरण है। तीसरा, अगर 1 माइनस x² प्लस 300
बराबर 0। ये भी हमारा क्या है, एक द्विघात समीकरण है। तो आइए हम लोग प्रश्नावली पर चलते हैं। कह रहा है प्रश्नावली 4.1, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण हैं या नहीं है। इसमें दो घात वाला एक पद हो तो समझो वो द्विघात समीकरण होगा। वो रूप क्या होना चाहिए, ax² + bx + c बराबर 0 के। तो बारी बारी से हम लोग एक एक को करते हैं और इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो पहला सवाल देखिए क्या है, इसको हमें चेक करना कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। इसका होल स्क्वायर हम लोग खोल देंगे तो x² + 1 प्लस इन दोनों के गुणनफल का 2 गुना 2x बराबर इसका गुणा करेंगे आप 2x - 6 के। तो ये आपके पास आ जाएगा x² + 1 + 2x, इसको 75 कर ले आओ, -2x + 6 बराबर 0 के। 2x कट जाएगा, मीन्स ये बचेगा x² और +7 = 0। क्या हम इसको ये भी लिख सकते हैं, x² + 0x + 7 लिख सकते हैं ना, क्योंकि इसका गुणा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये जो है समीकरण, हाँ, तो ये x² + 0x + 7 इसको लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसको हम लोग कहेंगे ये ax² + bx + c के प्रकार का है बराबर 0 के प्रकार का समीकरण है या नहीं है। भाई यहाँ x का पद नहीं था तो हमने x के पद को लिखा, लेकिन उसका कोएफिशिएंट क्या ले लिया, 0। 0 का गुणा इसमें होगा, ये क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा, ठीक है। तो लिखा सिंपली x² + 7 ही होगा, जो कि इस प्रकार के का समीकरण है। अतः दिया गया समीकरण एक द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है, ठीक है। दूसरा सवाल देखिए क्या कहता है। अब देखिए ये समीकरण दिया है, इसको चेक करना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो ये देखिए x² - 2x = -2 का गुणा करेंगे तो -6 और ये प्लस आ जाएगा 2x के, ठीक है। अब आप इन सब पदों को पक्षांतर कर लाइए, x² - 2x इसको पक्षांतर करेंगे तो -2x + 6 = 0 के। सिंपली ये आपके पास आ जाएगा x² - 4x + 6 बराबर 0 के, ठीक है, जो कि ax² + bx + c बराबर 0 के प्रकार का समीकरण है। अतः दिया गया समीकरण एक द्विघात समीकरण है, ठीक है। देखिए अगला सवाल ये दिया हुआ है, ये एक समीकरण है, ठीक है। इसका देखना है क्या ये ax² + bx + c के प्रकार का है। अगर इसको हल करने के बाद इस प्रकार का मिल जाएगा तो ये एक द्विघात समीकरण होगा, अन्यथा की स्थिति में नहीं होगा। तो गुणा करें आप, तो ये आएगा x²। ये देखिए इसका गुणा करेंगे हम लोग, x² - 2x फिर +1 का करें इसमें तो +x - 2 = यहाँ पर करेंगे आप x² - x, 3 का करिए आप प्लस का 3x और 3 का मान में करेंगे तो -3, ठीक है। अब आप सभी पदों को इधर पक्षांतर करके ले आइए तो ये आपके पास आ जाएगा x² - का x बचेगा, यहाँ पर घटा दीजिएगा, -2 और -x², इनको घटाएंगे तो ये प्लस का 2x आएगा, इधर कितना आ जाएगा, -2x प्लस का 3 = 0। x² से x² वाला पद कैंसिल हो गया, ये बचा आपके पास -3x और ये बचा प्लस का 1 = 0, ठीक है। क्या ये इस प्रकार का समीकरण है x² + bx + c, माने यहाँ पर x² का पद ही नहीं है,
तो एक्स स्क्वायर का जब पद नहीं है तो ये फिर द्विघात हो ही नहीं सकता, चूंकि ये एक घात वाला समीकरण बना है। लिखेंगे जो कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के प्रकार का समीकरण नहीं है। ठीक है, इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं होगा। ठीक, देखिए दूसरे का पहला सवाल क्या कह रहा है। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। तो क्षेत्रफल होता है उसकी यूनिट होती वर्ग मीटर, और क्षेत्रफल की लंबाई मीटर में चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। माने जो क्षेत्र की लंबाई है वो चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। अगर हमने चौड़ाई को x मान लिया तो लंबाई हो जाएगी दुगने से एक ज्यादा, माने 2x + 1। तो कह रहा हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। उसके लिए हमें क्या करना है, ऐसी स्थिति के लिए एक द्विघात समीकरण का बनाना है। ठीक है, तो हल नहीं करना है, हमें द्विघात समीकरण बनाना है। चलो बनाते हैं उसको। तो लिखेंगे माना जो आयताकार भूखंड था, आयताकार भूखंड, उसकी हम लोग चौड़ाई बराबर मान लें x मीटर। कितनी मान लें, x मीटर। तो कह रहा था इसकी जो लंबाई होगी वो इसके दुगने से एक ज्यादा होगी, इतने मीटर के। ठीक है, आपको दिया है कि आयताकार जो भूखंड है का क्षेत्रफल आपको दिया है 528 मीटर स्क्वायर के। ठीक है, तो क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई हमारे पास है 2x + 1 और इंटू चौड़ाई कितनी है, x बराबर 528 के गुणा कर देंगे x का, इसमें तो यह आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x = 528 के। ठीक है, 528 को इधर आप पक्षांतर कर ले आओ तो 2x स्क्वायर और प्लस x माइनस 528 बराबर 0, जो कि एक द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का समीकरण है। ठीक है, अतः यह एक द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो यह एक द्विघात समीकरण है। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई होगी। अगला सवाल दिया है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। क्रमागत जो धनात्मक पूर्णांक होंगे, एक हम x मान लेंगे, एक x + 1 मान लेंगे। तो कह रहा हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो उन पूर्णांकों को ज्ञात करने के लिए एक द्विघात समीकरण का रूप बनाना है। ठीक है, जो भी स्थिति है उसको एक द्विघात समीकरण के रूप में लिखना है। चलो करते हैं इसको। माना दो धनात्मक क्रमागत पूर्णांक x व x + 1 है। ठीक है, पहला अगर हम x + 1 मान लें तो दूसरा हम x + 2 मान सकते हैं। तो हमने पहला x मान लिया है, दूसरा x + 1 मान लिया है। ठीक है, और आपको दिया है कि गुणनफल, पूर्णांकों का गुणनफल, पूर्णांकों का जो गुणनफल है वो आपको दिया हुआ है कितना, 306 के। तो इनका गुणा कर दीजिएगा, x × x + 1 = 306 के। ठीक है, गुणा कर दीजिएगा x²
प्लस एक्स बराबर 306 मीन्स ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इज इक्वल टू 0 के। ठीक, तो जो कि क्या है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का समीकरण है। ठीक है, जब ये इसके रूप का समीकरण है अतः यह एक द्विघात समीकरण है। ठीक, तो इसको द्विघात समीकरण के रूप में आपको परिवर्तित करके लिखना था। इतना सिंपल था ये केवल बस। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है। उससे मतलब रोहन से। ठीक है, अगर रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष है तो रोहन की मां की आयु जो होगी x प्लस 26 वर्ष होगी। फिर कह रहा उनकी आयु का जो गुणनफल है अब से 3 वर्ष पश्चात, वर्तमान अगर x है तो उसके बाद x प्लस 3 हो जाएगी और रोहन मां की उसकी x प्लस 26 है तो 3 वर्ष बाद उसकी हो जाएगी x प्लस 29 वर्ष और उनका जो गुणनफल है वो 360 है 3 वर्ष के पश्चात। तो हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, उसके लिए हमें एक द्विघात समीकरण का रूप बनाना है। तो हम लोग मान लेंगे, माना रोहन की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष के। ठीक है, और रोहन की मां की वर्तमान आयु वो 26 वर्ष रोहन से बड़ी थी तो इसकी x प्लस 26 इसमें 26 जोड़ देंगे तो इसकी मां की आयु निकल आएगी। फिर कह रहा था 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद, चलिए 3 वर्ष बाद हम लोग जो है रोहन की आयु देखते हैं। 3 वर्ष बाद रोहन की आयु बराबर x प्लस 3 वर्ष। ठीक है, और मां की आयु, जो मां की आयु होगी वो x प्लस 26 प्लस 3 करेंगे मीन्स आ जाएगा x प्लस 29 वर्ष। ठीक है, अब इनका आपको गुणनफल दिया है, माने दोनों की आयु का गुणनफल, आयु का गुणनफल वो आपको दिया है 360। तो 3 वर्ष बाद रोहन की आयु x प्लस 3 हो गई थी, उसकी मां की आयु x प्लस 29 हो गई, वो बराबर किसके आ गया 360 के। अब गुणा कर दीजिएगा, x का x में गुणा करेंगे x स्क्वायर प्लस 3 में गुणा करेंगे 3x, 29 में करेंगे तो प्लस 29x प्लस 29 गुणा 3 करेंगे 3 9 27 के साथ से लगे 2, 3 दूनी 6 और 2 8 इज इक्वल टू 360। तो ये आ जाएगा x स्क्वायर। ठीक है, इनको जोड़ देंगे प्लस ये हो जाएगा 32x के और प्लस का 87 माइनस 360 बराबर 0। इसको घटा करके आप लिख दीजिएगा x स्क्वायर प्लस 32x के। ठीक है, माइनस 200, ये आपका बचेगा 7 है ना, 10 से 7 गया 3 बचेगा। ठीक है, और यहाँ पर ये 273 आ जाएगा इक्वल टू 0। ठीक, तो जो कि हमें यही निकालना कि इसको द्विघात समीकरण के रूप में लिखना है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट सवाल दिया है दूसरे का चौथा, कह रहा एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, माने वो बिल्कुल एक समान चाल से चल रही है। ठीक है, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है, माने चाल उसकी अब हम क्या कर दें 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी है, तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। तो जब हम एक समान चाल से चल रहे हैं तो उसमें कितना समय लग रहा है, जब वो अपनी चाल को 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दे रहा है तब कितना समय लग रहा है। उन दोनों का जो अंतर होगा वो किसके बराबर आएगा,
3 के बराबर आएगा। तो हमें कह रहा रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है, उसके लिए क्या बनाना, एक द्विघात समीकरण बनाना है।